Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about the festival of Makar Sankranti या बीहू या मकर विलाकू अलग अलग नाम से जो फेस्टिवल आज हम मना रहे हैं अपने देश में इसके बारे में जरा देखते हैं. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. आज का दिन यानी कि 14 जनवरी पूरे देश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग नाम से. कहीं पे इसको हम लोग माघ बिहू कहते हैं. इसे आसाम के अंदर इसको माघ बिहू के नाम से सेलिब्रेट हम कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, बिहार झारखंड जैसे स्टेट्स में मकर संक्रांत, उत्तरायण इसको कहते हैं गुजरात और राजस्थान में, लोरी या माघी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में, केरला के अंदर मकर विलाकू, पोंगल इन तमिलनाडु. एक बार ये नाम देख लीजिएगा. हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग में दे दे कि अलग अलग फेस्टिवल किन किन स्टेट्स में मनाया जाता है. फेस्टिवल एक ही है या एक ही दिन मनाया जा रहा है बट अलग अलग नाम से. तो पोंगल इम्पॉर्टेंट है, मकर विलाकू इम्पॉर्टेंट है और खिचड़ी उत्तरायण इम्पॉर्टेंट है. लोहड़ी तो आप आई होप जानते ही होंगे. माघ बिहू भी आप जानते हैं. तो नॉर्मली ये जो फेस्टिवल है आज के दिन ही या एक दो दिन पहले 14 जनवरी से एक आधा दिन पहले या एक आधा दिन बाद में मनाया जाता है पूरे भारत के अंदर. 14 जनवरी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट मार्क्स द ट्रांजिशन ऑफ सन इनटू द न्यू जोडियक साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर. ये 14 जनवरी का सिग्निफिकेंस है. देखिए अभी सन तो अपने जगह पे स्टेशनरी है. यू नो कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. At the same time, it is rotating on its own axis, which is tilted with respect to the perpendicular on the plane created because of the revolution of the earth around the sun. ये तो आप जानते हैं. अभी ये चार इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं. मार्च 21 और 21 सितंबर के आसपास जब हमारा अर्थ रहता है तो उसको कहा जाता है इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स मतलब दिस इज द टाइम व्हेन पूरे दुनिया भर में बराबर दिन और बराबर रात एज वेल एज फार एज लेंथ इज कंसर्न 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात हो रही है. इक्विनॉक्स इसको कह रहे हैं, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट. बट 21 जून इसको कहा जाता है समर सोलिसिटिस बिकॉज इस टाइम में नदर्न हेमिस्फेयर में वी आर हैविंग लॉन्गेस्ट डे एंड स्मॉलेस्ट नाइट और नदर्न हेमिस्फेयर में समर होता है. एट द सेम टाइम 21 दिसंबर को कहा जाता है विंटर सोलिसिटिस बिकॉज यहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर में शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होता है. तो ये तो चार इंपॉर्टेंट रिलेटिव पोजीशन हो गए अर्थ के रिगार्डिंग सन. बट ये जो विंटर सोलिसिटाइस है और इक्विनॉक्स है, वर्नल इक्विनॉक्स, यानी कि 21 दिसंबर और 21 मार्च के बीच का यहाँ पे जो टाइम है जब अर्थ यहाँ पे कहीं पे रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द सन, 14 जनवरी. तो अब धीरे धीरे जो दिन का लेंथ है नदर्न हेमिस्फेयर में वो बढ़ रहा है. तो डेज आर गोइंग टू बी लॉन्गर. एंड नाउ अब आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे एकदम जो चिलिंग विंटर है वो कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग अब रिलेटिवली लॉन्गर डेज की तरफ बढ़ रहे हैं. तो जो 14 जनवरी है इसको माना जाता है एंड ऑफ इन ऑस्पिशियस फेज, मंथ ऑफ पॉज. तो ये जो महीना होता है जनरली ऑस्पिशियस नहीं माना जाता. इसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ को अलग अलग नाम से बुलाते हैं और यहाँ पे कोई भी नया काम नहीं करना चाहते 14 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक. ये 14 दिसंबर में तो अर्थ कहीं यहाँ पे होगा. तो ये पूरा इनऑस्पिशियस महीना होता है 14 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक. यहाँ से आप कह सकते हैं कि अर्थ हैज एंटर्ड इनटू द जोडियक साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर एंड दिस इज द एंड ऑफ दैट इनऑस्पिशियस मंथ. और यहाँ से चिलिंग विंटर भी खत्म हो जाता है. इट इज़ बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन ऑल्सो. राबी सीजन मेनली उसका हार्वेस्ट सीजन शुरू हो जाता है एंड दैट इज द रीजन वाई दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड. ये सब अलग अलग सिग्निफिकेंस से हैं. भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से इसको बुलाया जा रहा है. बट आई होप आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है. विंटर का ख़त्म होना, लॉन्गर डेज अब धीरे धीरे आ रहे हैं, इनऑस्पिशियस मंथ ख़त्म होना और सन का कैप्रिकॉर्न जोडियक साइन में एंटर करना. हार्वेस्ट फेस्टिवल या हार्वेस्ट सीजन भी
अब आना, अब कटाई का सीजन शुरू होगा फसलों के। असम के अंदर तो इसको हम लोग बिहू नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो जनवरी में बिहू होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसको माघ बिहू कहते हैं, बट अदरवाइज असम के अंदर 3 बिहू मनाते हैं, बोहाग बिहू, काती बिहू एंड माघ बिहू। और ये बेसिकली असम के अंदर तो इसको एग्रीकल्चर से रिलेट करके ज़्यादा देखा जाता है, मतलब असम के अंदर इसका हार्वेस्ट रिलेटेड सिग्निफिकेंस थोड़ा ज़्यादा है। द हिंदू में आर्टिकल आया है विद रिस्पेक्ट टू मकर विलाकू फेस्टिवल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, केरला के अंदर होता है मकर विलाकू फेस्टिवल, और दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट सबरीमाला टेम्पल इन केरला। सबरीमाला जो टेम्पल है केरला के अंदर, इट इज डिवोटेड टू लॉर्ड अयप्पा। लॉर्ड अयप्पा इज द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ सबरीमाला टेम्पल। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प्स व्यू या इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रीनलैंड की बात की जाए, ये देख सकते हैं आप ग्रीनलैंड का लोकेशन। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। इसकी जनसंख्या, यहाँ पे जो पॉपुलेशन सेटलमेंट है वो काफ़ी कम है। इट इज़ क्लोज टू 57,000। इट इज़ एन ऑटोनोमस टेरिटरी। यहाँ पे देर इज़ अ मोनार्की सिस्टम ऑल्सो, पीपल हैव देयर ओन पार्लियामेंट। तो इन जनरल इट इज़ एन ऑटोनोमस पॉलिटिकल सिस्टम। तो पीपल ऑफ ग्रीनलैंड हैव autonomous political system in general, and they manage their own domestic affairs. But as far as their foreign policy, monetary and military policy is concerned, it is managed by डेनमार्क। तो यहाँ पे छोटा सा देश है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क, वो मैनेज करता है ग्रीनलैंड के लोगों के लिए उनकी फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी। Otherwise, they are autonomous, they have their own parliament, they are having their own monarchy system. Greenland has been part of Denmark या अंडर डेनमार्क्स कंट्रोल सिंस 1721। इनको काफ़ी हद तक ऑटोनोमस रूल करने का अधिकार डेनमार्क ने दे दिया सिंस 1979। रह रह करके ग्रीनलैंड में डिमांड उठते रहते हैं कि हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, हमें डेनमार्क के कॉलोनियल रेजिम से बाहर आना चाहिए, ये सब डिमांड आते रहते हैं। बट टिल नाउ ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, अपने पहले रेजिम में भी या पहले स्टिंट में भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे साल 2016 से लेकर के 2020 तक, तब भी उन्होंने बार बार इंटरेस्ट जाहिर किया ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिला देने का। ही ही फ्लोटेड द आइडिया ऑफ परचेजिंग ग्रीनलैंड, कि हम ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं डेनमार्क से। डेनमार्क ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। अब जब वो प्रेसिडेंशियल से लेने वाले हैं अमेरिका की वापस से दूसरी टर्म के लिए, अब उन्होंने ज़्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका माइट यूज मिलिट्री फोर्स या कोअर्सिव एक्शन इन ऑर्डर टू एनेक्स ग्रीनलैंड। अगर हम खरीद पाए तो ठीक, वी विल बी आइदर बाइंग ग्रीनलैंड और वी विल एनेक्स ग्रीनलैंड, बट वी विल हैव इट वन वे और द अदर, ऐसा उन्होंने कहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्टेड है क्यों। अब देखिए ग्रीनलैंड का लोकेशन, अमेरिका यहाँ है, ये रहा ग्रीनलैंड, बीच में इतना बड़ा देश कनाडा है। व्हाई अमेरिका इज सो मच इंटरेस्टेड इन ग्रीनलैंड। देखिए, ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, लोकेशन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इफ़ यू सी, द ग्रीनलैंड is a buffer between two important oceans, Arctic Ocean and Atlantic Ocean। साथ ही साथ ग्रीनलैंड के इस स्ट्रेटजिक लोकेशन को देखते हुए अमेरिका ने ऑलरेडी यहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाया हुआ है, हुले बेस इन ग्रीनलैंड। नाउ अमेरिका वांट्स दिस इंटायर लैंड पार्सल विथ इटसेल्फ। इससे क्या होगा कि इस पूरे रीजन में अमेरिका का इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा, एक तरफ आर्कटिक ओशन, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन। ग्लोबल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से भी ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर। एक तरफ रसिया और चाइना चाह रहे हैं कि इस एरिया में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए,
और यही कारण है कि अमेरिका चाह रहा है कि ग्रीनलैंड पूरी तरह से इसके पास आ जाए, ताकि रसिया और चाइना को वो डिफाई कर पाए एज फार एज देयर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन इज कंसर्न। नेचुरल रिसोर्स वाइज भी ग्रीनलैंड काफी रिच है। एरियाज अराउंड ग्रीनलैंड is very much rich in oil, natural gas and other minerals. In fact, जो critical minerals होते हैं which are important for electric vehicles and other emerging technologies, तो 34 तरह के critical minerals आइडेंटिफाई किए गए हैं। उनमें से 25 critical minerals ग्रीनलैंड में मिलते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के कारण पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। अब जो फ्रॉस्ट फ्री टाइम है उसकी नंबर ऑफ डेज इन एन ईयर वो बढ़ती जा रही है। And because of the melting ice in the Arctic region due to global warming, new shipping routes are getting created through Arctic region. और ये जो shipping routes हैं, they are very short as compared to the existing shipping routes. सो ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस बढ़ा देता है ग्रीनलैंड का। जिस देश के पास इतनी बड़ी लैंड होगी अलोंग द शिपिंग रूट्स मूविंग वाया आर्कटिक ओशन, उसका स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो नेचुरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग and frost-free days in Arctic Ocean, shipping routes are now more functional as compared to earlier times, and that is the reason why America is so much interested in having Greenland. प्रॉब्लम तो ये है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं ही सेइंग कि ही मे टेक वट एवर इट रिक्वायर्स इन ऑर्डर टू हैव ग्रीन लैंड। he would be willing to buy. If not able to buy, he would not hesitate from using military force या coercive action to have the world's largest island, that is Greenland. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है साल 2006 में लाया गया था। इसको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट भी कहते हैं। ये उसका पूरा नाम है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट। इसको मेनली लाया गया था जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब या बाकी कम्युनिटी के लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स की मैंने बात की थी, तो कि ब्रिटिशर्स एरा के टाइम से ही many community who have been living in the forest area, whose life has been intricately linked with forest resources, they were denied accessibility to the forest areas. तो उनके साथ हिस्टोरिकल इंजस्टिस किया है ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। तो ऐसे कम्युनिटीज के साथ जस्टिस दोबारा करने के लिए एंड टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इंजस्टिस कमिटेड अगेंस्ट देम, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लाया गया। साथ ही साथ ऐसे जो कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं उनके लिए लाइवलीहुड इंश्योर करना, साथ ही साथ इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। क्योंकि फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ऑल वो सब लाया जाए, बट वो मैकेनिज्म बहुत बार उतना इफेक्टिव होता नहीं है, या आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। उससे ज़्यादा बेहतर तरीका है कि हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें। उससे इफेक्टिवनेस भी बढ़ता है और एफिशिएंसी, कॉस्ट बेस्ड एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। फॉरेस्ट ड्वेलर जो हैं वो पोचर्स वगैरह को पकड़वाने में काफ़ी हद तक काम करते हैं। उनको बेहतर पता होता है कि कैसे पेड़ पौधों को और जानवरों को कंजर्व करना है। सो फॉर ऑल सच रीजंस सरकार लेकर के आई फॉरेस्ट राइट एक्ट साल 2006 में, जिसका मुख्य मकसद था कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जिनके साथ लगभग 100 सालों से भी ज़्यादा से इनजस्टिस हुआ है, वो इनजस्टिस को करेक्ट किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी प्रमोट किया जाए। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई की गई? इंडिविजुअल राइट्स आइडेंटिफाई की गई। इंडिविजुअल राइट्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड। तो जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर हो वो जिस लैंड पे रह रहे हैं उस लैंड पे उनको टाइटल ओनरशिप दिया गया, फिर विथ मैक्सिमम 4 हेक्टेयर एरिया। कम्युनिटी राइट्स, तो ये तो हो गया ओनरशिप राइट्स टू द इंडिविजुअल। कम्युनिटी राइट्स, तो जो कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है उनको अधिकार दिया गया कि वो जंगलों से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस
कलेक्ट कर सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? एवरीथिंग ऑलमोस्ट एक्सेप्ट टिम्बर, जैसे कि हनी या फिर कुछ सीड वगैरह हो गया, ये सब कलेक्ट कर सकते हैं। तो कम्युनिटी राइट्स allowed under Forest Rights Act, where the forest dwellers were allowed to have forest collection of forest reserves like, yeah, resources like minor forest produce. They were allowed to use water bodies, utilize grazing areas for their livestock and all. तो ये कानून लाया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट साल 2006 में। अलग अलग परिवारों को 4 हेक्टेयर तक का लैंड ओनरशिप, जो उस एरिया में रह रहे हैं, उस फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, और जो कम्युनिटी है, मान लीजिए एक पूरा गांव हो गया, उसको कम्युनिटी राइट्स दिया गया अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट कि आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं, वाटर बॉडीज का यूज कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी? तो मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर लैंड पे कोई एक शेड्यूल ट्राइब परिवार रह रहा है बिफोर 13 दिसंबर 2005, तो दैट फैमिली वाज एलिजिबल टू हैव ओनरशिप राइट्स अप टू 4 हेक्टेयर। अगर कोई नॉन शेड्यूल ट्राइब फैमिली है, यानी कि नॉन एसटी फैमिली है, बट वो फॉरेस्ट एरिया में रहता है, यानी कि अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो उनको साबित करना होगा कि वो इस जमीन पे पिछले 3 जनरेशन से या एटलीस्ट 75 ईयर से रह रहे हैं, देन दे वुड बी अलाउड टू मेक क्लेम, ओनरशिप क्लेम ऑन दैट लैंड। तो दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये जमीन है, ये जमीन अगर एसटी कम्युनिटी, यहाँ पे कोई एसटी फैमिली रह रहा है, तो उसको बस ये साबित करना है कि वो यहाँ पे 13 दिसंबर 2005 से पहले से रह रहे हैं। और अगर कोई दूसरा नॉन एसटी है बट फॉरेस्ट ड्वेलर है, तो उनको साबित करना है कि दे हैव बीन लिविंग देयर फॉर लास्ट 75 ईयर्स या एटलीस्ट 3 जनरेशंस। और ये जो रिकॉग्निशन का काम होगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी डन एट ग्राम सभा लेवल। ग्राम सभा विल प्ले अ सेंट्रल रोल, और फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई जाएगी जो अप्रूव करेगी ये लैंड टाइटल ओनरशिप क्लेम को। तो कह सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन भी किया गया है इन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और ग्राम सभा की पावर को इन्हांस किया गया है। अब करंट न्यूज ये है कि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, वहाँ की जो लोकल फॉरेस्ट अथॉरिटीज हैं वो ट्राइबल्स को फोर्सफुली इविक्ट करा रहे हैं, हटा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप टाइगर रिजर्व्स में इंक्रोच कर रहे हो, इसलिए आप हटो यहाँ से। उनको जबरदस्ती निकाल रहे हैं वहाँ से। अब ये ट्राइबल कम्युनिटी, इनके बिहाफ पे कई सारे कंजर्वेशनिस्ट्स या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने लेटर्स भेजे हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में लेटर्स भेजे हैं, जहां पे उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो फॉरेस्ट अथॉरिटीज हैं इन 3 स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में, वो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए तो सही काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर वायलेटिंग द राइट्स ऑफ दिस ट्राइबल्स अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। आप इनको यहाँ से हटा रहे हैं, तो कहीं और तो इनको रिलोकेट कराएं, इनके जो अधिकार हैं इंडिविजुअल राइट्स एंड कम्युनिटी राइट्स, वो तो फुलफिल कराएं। सो यहाँ पे एक आप कह सकते हैं डायलेमा देखने को मिल रहा है। एक तरफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात है, उस हिसाब से लोगों का इंक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट एरियाज को खत्म करना चाहिए, दैट मस्ट बी एड्रेस्ड। एट द सेम टाइम implementation of forest right acts is also there, under which the forest dwellers and scheduled tribes are entitled to have land ownership as well as some community rights, which is getting violated. So this dilemma has been created, और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक रिकमेंडेशन दिया है इन 3 स्टेट गवर्नमेंट्स को कि प्लीज डेवलप एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ऐसा सिस्टम आप डेवलप कीजिए जहां पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी प्रोटेक्टेड हो जाए, साथ ही साथ इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो अधिकार है अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो भी वायलेट ना हो। On the basis of the discussion so far, this is the prelims practice question. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है ऑन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इनफैक्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के ऊपर ऑलरेडी मेंस में प्रश्न आ चुका है जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में। तो फिर से जो आज हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आराम से आप ये आंसर लिख सकते हैं। आज मैंने सिर्फ हिंट्स दे करके लिखा है, पूरा पूरा आंसर नहीं दिया है। आप
एक बार अटेम्प्ट कीजिए, इफ़ यू फाइंड दिस मेथड बेटर, तो आगे से मैं सिर्फ इसी तरीके के हिंट्स दूंगा, जिसमें पूरा पूरा आंसर नहीं दूंगा, बस कुछ बेसिक की पॉइंट्स दूंगा मैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल. This topic is important from our syllabus, GS paper 3, science and technology point of view. You see, what are small language models? These are a kind of AI tools, but इनके नाम के आगे small इसीलिए लगा हुआ है because they work in a very limited framework and they do a very limited task. So they generate, these are small language models, AI models, which generate human like language. वो लर्न कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट इन ए वेरी लिमिटेड फ्रेमवर्क, इसीलिए इनको कहा जा रहा है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल. तो एज आई टोल्ड यू, दे आर स्मॉल, दे आर कॉल्ड स्मॉल बिकॉज दे परफॉर्म रिलेटिवली स्मॉल एक्टिविटीज, बिकॉज दे आर हैविंग रिलेटिवली स्मॉल पैरामीटर्स एज कंपेयर टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. इनको लार्ज इसीलिए कहा जाता है LLM, क्योंकि इन ये जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, रिसोर्स इंटेंसिव भी होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी होती है, बट इनका जो आउटकम होता है वो काफ़ी डायनेमिक होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल लैंग्वेज मॉडल. तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का एग्जांपल हो गया जैसे चैट जीपीटी. आप इससे कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, और ये लगभग हर एरियाज में आपको जवाब देगा. तो ये AI टूल, इसको कहा जाएगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल. चैट जीपीटी बाय ओपन AI, जेमिनी बाय गूगल, llama बाय मेटा, दीज आर एग्जांपल ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल. दे कैन give you, or they can give you output with respect to any field on which you want output from them. But as compared to this large language model, there are small language models जैसे Microsoft Phi, Llama 3, Gemma. ये सब क्या है? दे कैन परफॉर्म ए वेरी स्पेशलाइज्ड टास्क. जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में आप इससे पूछेंगे कि हेल्थ रिलेटेड किस किस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी है, टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या किया जा सकता है, तो वो बस उसी स्पेसिफिक एरियाज में आपको कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है. दैट इज वाई दे आर नोन एज स्मॉल लैंग्वेज मॉडल. बैंकिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, एक स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं स्मॉल लैंग्वेज मॉडल. अब स्मॉल लैंग्वेज मॉडल का अब आपको तुरंत फायदा समझ आ रहा होगा कि इनकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होगी. जैसे पावर जनरेशन की या पावर रिक्वायरमेंट की बात कर लें, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल की पावर रिक्वायरमेंट वुड बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल. साथ ही साथ ये जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल हैं, इनकी ट्रेनिंग का टाइम काफ़ी कम होगा. ट्रेनिंग मतलब क्या? आपको इन तमाम लैंग्वेज मॉडल्स को डेटा देना होता है. उस डेटा के बेसिस पे, डेटा को क्या कह सकते हैं? इनपुट. उस इनपुट के बेसिस पे ये जो आउटपुट देते हैं, उस आउटपुट को हमें वापस से रेक्टिफाई करना होता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आउटपुट चाहिए. तो उसको हम कह सकते हैं इन AI टूल्स का ट्रेनिंग. सो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के बेसिस पे जो AI टूल्स बने हुए हैं, दे रिक्वायर शॉर्ट ट्रेनिंग टाइम. एट द सेम टाइम दे रिक्वायर लेसर रिसोर्स. वहीं लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाले जो टूल्स हैं, उनका ट्रेनिंग टाइम लॉन्गर होता है. दे रिक्वायर एक्सटेंसिव रिसोर्सेज. बट वंस दे आर created, तो large language models are definitely superior as far as their output is concerned या preciseness in the output is concerned. बात की जाए significance of a small language model की, they are very important या perfect for systems या countries like India, जहाँ पे AI की काफ़ी सारी requirement तो है, but at the same time resource scarcity भी है. ऐसे देशों के अंदर small language models would be a better way to deal with the coming challenges. प्रॉब्लम क्या स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की? कि दे आर लेस कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स टास्क को ज़्यादा डील नहीं कर सकते, एंड दे आर लेस एक्यूरेट ऑफ कोर्स, लेस क्रिएटिव ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. विद रिस्पेक्ट टू कुंभ मेला, यू सी, yesterday I wrote in the notes, forget to mention कि महाकुंभ is a special kind of पूर्ण कुंभ. पूर्ण कुंभ is conducted every 12 years and 12th पूर्व कुंभ, यानी कि हर 144 साल में जो कुंभ होता है उसको कहा जाता है महाकुंभ, जो इस साल कराया जा रहा है. यहाँ पे बस दूसरा स्टेटमेंट गलत है. रोटेशन में नहीं होता. सब ऐसा नहीं है, चारों का अपना अपना एक साइकिल है, कोई जरूरी नहीं है कि वही रोटेशन में हो.
वो रोटेशन टूट भी सकता है। अदर 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेशनल यूथ डे से संबंधित सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे महात्मा गांधी। डिनोटिफाइड ट्राइब्स, द second statement is correct. Denotified tribe could be ST, SC और OBC also. ये तो सीधा सीधा प्रश्न था। That's all from our side for today. Thanks for watching.